हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 8 में। कल हमने जो डे 7 में जो हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक में जो मिस्टेक हुई थी पीडीएफ में, उसको मैंने रेक्टिफाई करके चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, और आज भी हम 2 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए आज का अपना डे शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, 2 टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो इलास्टिक में तो दोनों ही कंजर्व होता है, इलास्टिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। लेकिन प्लास्टिक में क्या होगा, केवल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। मैं बता, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अंडर रूट में k/m होती है। ठीक है, टी इजकल टू क्या होता है, टाइम पीरियड इजकल टू 2π⍵n होता है। और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, 2 अंडर रूट में k/m होता है। ठीक है, तो अगर आपसे डैम्पिंग रेशियो पूछ दे तो आप C/cc कर सकते हैं। सी क्या हो जाएगा, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, राइट। फिर अगली बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 2 मेथड हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा डेंसिटी बॉटल मेथड है, एक हमारा पिक्नोमीटर है। ठीक है, दोनों का आपको ध्यान रखना है। दोनों में देखिए जो बेसिक डिफरेंस है कि डेंसिटी बॉटल 50 ml की होती है, पिक्नोमीटर 1000 ml का होता है। डेंसिटी बॉटल कोहेसिव और कोहेजन लेस दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और पिक्नोमीटर केवल कोहेजन लेस के लिए। डेंसिटी बॉटल में केरोसिन यूज़ किया जाता है और पिक्नोमीटर में वाटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 50 ml कोहेसिव कोहेजन लेस केरोसिन, ये डेंसिटी बॉटल हो गया, पिक्नोमीटर 1000 कोहेजन लेस और वाटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में एकदम रहना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं रिजिडिटी फैक्टर की। तो रिजिडिटी फैक्टर देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। ठीक है, यानी C/T होता है। फिर हम बात करते हैं, अगर सी कॉन्टैक्ट प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो टायर किस में हो जाएगा, कंप्रेशन में हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा हो गया तो टायर किस में हो जाएगा, कंप्रेशन में हो जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रेशर कम हो गया तो टायर किस में हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से आप रिजिडिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि CP इज ग्रेटर देन TP। इसका मतलब RF कितना है यहाँ पे, रिजिडिटी फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, RF जो है वो ग्रेटर देन 1 हो रहा है, और यहाँ पे RF इजिकल टू लेस देन 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, ध्यान में रहे। ठीक है, परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स इन RCC हम देखते हैं, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कितनी लिमिट है, 200 mg पर लीटर होनी चाहिए, जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंक्रीट बनाने में। ठीक है, सल्फेट की 400 mg पर लीटर है। क्लोराइड की अगर बात करें तो आपको पता है क्लोराइड बहुत एक्सीलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, करोजन में काफ़ी वो करता है, हेल्प कर देता है, इसलिए क्लोराइड की बहुत लिमिट है कि अगर हम RCC कर रहे हैं तो 500 mg पर लीटर, और PCC कर रहे हैं तो 2000 mg पर लीटर। ठीक है, ये लिमिट्स हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करें तो 2000 mg पर लीटर, और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करें तो 3000 mg पर लीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे तो 200 mg है, सल्फेट्स की बात करेंगे तो 400 है। ठीक है, क्लोराइड की बात करेंगे तो 500 RCC के लिए, 2000 PCC के लिए, सस्पेंडेड सॉलिड 2000, इनऑर्गेनिक 3000। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि अंडर इनफोर्स सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, डीपर होता है, और अंडर को लार्जर डिफ्लेक्शन देन बैलेंस्ड एंड ओवर इनफोर्स सेक्शन। इसलिए हमारी डिज़ायर क्या होती है, हमारी डिज़ायरेबल कंडीशन होती है कि जो सेक्शन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसा डिज़ाइन करें, अंडर इनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करें, राइट। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि देखिए हमारे पास 3 सॉइल मिनरल्स हमने पढ़े हैं, मॉन्ट मोरिल्लोनाइट, इलाइट और क्योलेनाइट। ठीक है, तो आपको देखिए याद रखना है माइक, है ना, माइक। ठीक है, तो माइक का मतलब है कि M ग्रेटर देन I ग्रेटर देन K। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें सारी कहानी ये है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें ये सीक्वेंस क्या हो सकता है। देखिए, चाहे हमसे एक्टिविटी पूछे, चाहे सरफेस एरिया, ड्राई स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी या बेस एक्सचेंज कैपेसिटी, सब में क्या होगा, माइक ही होगा, है ना। आपको ये ध्यान रखना, माइक होगा किसमें किसमें, एक्टिविटी, सरफेस एरिया, ड्राई स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी, बेस एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें ये रेशियो उलट जाएगा, मतलब जिसमें किम हो जाएगा, मतलब माइक की जगह ठीक उल्टा हो जाएगा, किम हो जाएगा। किम किस में हो जाएगा, अगर हमसे उसने पूछ दिया कि सॉइल का जो वो डाया है, मतलब साइज है, थिकनेस है, और क्या है, परमेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा ही उलट जाएगा, किम हो जाएगा। मतलब क्योलनाइट की परमेबिलिटी, साइज और मिनरल थिकनेस सभी ज़्यादा है किससे, इलाइट और मोरिल्लोनाइट से। ठीक है, फिर चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहले से तो हाइड्रोलिक लोडिंग रोड पे डिपेंड करेगा। फिर किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट पे। HLR बढ़ा तो क्या हो जाएगा, जो रिमूवल हो क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। OLR बढ़ गया तो रिमूवल क्या है, थोड़ा घट जाएगा।
और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी क्या हो जाएगा, रिमूवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक, फिर और क्या एक चीज़ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजिविटी ऑफ फूड एंड O2 इनटू बायोफिल्म। ये तो नेचुरल सी चीज़ है कि फूड और ऑक्सीजन जितना इजीली अवेलेबल होगा उतना इजी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, फिर अगली बात करें लोकेशन ऑफ इनटेक ऑफ वाटर स्ट्रक्चर कहाँ होना चाहिए। तो देखिए लोकेशन ऑफ इनटेक ऑफ वाटर, मान लीजिए कोई शहर है, शहर के लिए हमें पानी चाहिए तो, और कोई नदी से हम पानी ले रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली चीज़ कोशिश करेंगे कि उसको जो पानी ले रहे हैं उसको कम से कम ट्रीटमेंट हमें देना पड़े। तो कम से कम ट्रीटमेंट देने का मतलब कि पानी ही हमें ऐसी जगह से लेना पड़ेगा जहाँ पॉल्यूशन कम से कम हो। तो हम जैसे मान लीजिए ये कोई शहर है तो इसके अपस्ट्रीम मतलब इसके पहले ही कहीं से पानी ले लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद तो सिटी का सीवर इसमें आ गया तो इसमें यहाँ पॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसके पहले ही हमें पानी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि अपस्ट्रीम ऑफ सिटी टू अवॉइड पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा होगा कि जो ये मिनिमम लैप लेंथ होती है। ठीक है, तो आपको पता है फ्लेक्सुरल टेंशन है, फ्लेक्सुरल टेंशन में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ और 30 डाया। डायरेक्ट टेंशन है तो ट्वाइस ऑफ LD और 30 डाया, और अगर कंप्रेशन है तो LD और 24 डाया हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, फिर इम्पैक्ट लोडिंग की अगर बात करें, देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमसे पूछता है कि यहाँ पे ये मटेरियल था और इतनी हाइट से इस पर सडन इम्पैक्ट आया तो स्ट्रेस क्या जनरेट होगी। तो हम तो कई बार डायरेक्टली 2P/A कर देते हैं, राइट, तो ये डायरेक्टली स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये हमेशा वैल्यू 2P नहीं होती है, कई बार इससे ज़्यादा हो जाती है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, जो स्ट्रेस है डायनेमिक का मतलब कि जो इम्पैक्ट स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्टैटिक क्या है, सिंपली P/A है। ठीक है, इंटू में 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2H डेल्टा स्टैटिक क्या है, डेल्टा वही है जो PL/AE है। ठीक है, ये वही फार्मूला है। तो यानी क्या है कि देखिए ये जो चीज़ है, ये पूरी जो चीज़ है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, यानी सिग्मा डायनेमिक अपॉन सिग्मा स्टैटिक कर देंगे तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर आ जाएगा। आपको पता है कि हाइट चेंज नहीं होगी और डेल्टा स्टैटिक की वैल्यू वही रहेगी उस हाइट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है और डेल्टा स्टैटिक्स में मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा डायनेमिक मिल जाएगा। ठीक है, यही क्या है, देखिए इम्पैक्ट फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इम्पैक्ट फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, तो अगर यही सडन इम्पैक्ट हो गया, मान लीजिए कि सडन इम्पैक्ट हो गया, तो सडन इम्पैक्ट का मतलब है कि हाइट बहुत ही छोटी रही होगी, यानी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो H 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो अंडर रूट में 1 का 1 वैल्यू हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना डायरेक्टली आ गया, देखिए 2 सिग्मा स्टैटिक आ गया आंसर, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल टू 2P/A बोल देते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा। तो कई बार वो आपसे ऐसे बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो H हाइट से गिरी है तो सिग्मा मतलब उस पर कितनी स्ट्रेस आई होगी, तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रहेगा तभी आंसर निकलेगा वो आपका। ठीक है, कि सिग्मा स्टैटिक इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2H डेल्टा स्टैटिक, राइट। फिर अगली बात करें कि अगर कोई जिसका इंक्रीजिंग डाया हो रहा है, ठीक है, कोई सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है थ्रू आउट द लेंथ, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4PL/πE D1 D2। D1 क्या है, स्मॉलर डाया, D2 क्या है, ग्रेटर डाया है, दोनों पे P लोड लग रहा है, सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, कि अगला पॉइंट हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडोलाइट क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसको देखिए बात करते हैं। पहली चीज़ तुम थ्योडोलाइट को सेटअप करेंगे, राइट। ये टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट का मतलब है कि जितनी बार हम मतलब इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज करते हैं तो उतनी बार हमें लगभग ये सारे स्टेप करने पड़ते हैं, और अगर हम दिन का पहली रीडिंग लेने आ रहे हैं तो ये सारे स्टेप तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और जितनी बार इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज करते हैं तो फिर से हमें ये लगभग सारे प्रोसेसर हमें करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, सेटिंग होगा। जहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमें थ्योडोलाइट को सेटअप करना है, तो पहले तो हम यहाँ ट्राईपॉड सेटअप करेंगे, तो ये क्या हो गया, सेटअप हो गया। सेंटरिंग क्या, फिर उसके उस पॉइंट के ऊपर हम सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग कैसे करेंगे, प्लम फॉर्क उसको लटका देंगे, प्लम बॉब से उसको सेंटरिंग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, यहाँ पे लेवल लगा रहता है, फिर उसको लेवल लाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फोकसिंग ऑफ आई पीस करेंगे। अब देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं जो इसी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट से हैं कि फोकसिंग ऑफ आई पीस क्या होता है और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फोकसिंग ऑफ आई पीस का मतलब है कि जो क्रॉस हेयर है ना उसको हम डिस्टिंक्ट और विजिबल बनाते हैं। उसमें क्या होता है ना कि साइड में लगा रहता है, स्क्रू लगा रहता है, तो आपको क्या करना है, उसको
एडजस्ट करना है ताकि जो क्रॉस हेयर्स हैं वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। उसमें देखिए क्रॉस हेयर ऐसे बने रहते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, ये क्रॉस हेयर विजिबल दिखने चाहिए। तो यही क्या है, फोकसिंग ऑफ आई पीस है। फिर फोकसिंग ऑब्जेक्टिव की बात करेगा तो क्या करेंगे हम, जो इमेज है, जो इमेज जो जिसको हमें साइटिंग करना है उसको प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर में ले आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो धुंधली दिख रही होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, उसे फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जिस इमेज को हमें साइट करना है उसको हमें एकदम क्लियरली वो हमें क्रॉस हेयर में दिखने लगेगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ पैरलैक्स करेंगे, ठीक है। अगर इफ़ एनी एग्जिस्टिंग, ठीक है, तब ये पैरलैक्स रिमूव करते हैं। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इसको, इजी स्टेप्स हैं। फिर थ्योरी ऑफ फेलियर्स की बात करें तो देखिए ये मैक्स द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता रहता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने दिया था, तो रैंकाइन थ्योरी कही जाती है। और इसमें डायग्राम कैसा बनता है, रेक्टेंगल बनता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी किसने दी है, सेंट विनर ने, और रोम्बस उसमें बनता है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितने दिया है, गैस स्ट्रेस का कूलम थ्योरी ने दिया, और हेक्सागोनल बनता है। इसी को और क्या बोलते हैं, मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, और नॉट यूज्ड फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, ठीक है। फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो बेल्ट्रेमी हेक्स ने दिया है। और जो सबसे बेस्ट थ्योरी है मैक्स शियर स्ट्रेन थ्योरी, जो डक्टाइल मटेरियल के बेस्टली यूज़ की जाती है, वो कौन सी है, वॉन मिसेस हैंकी थ्योरी, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फिर अगला क्वेश्चन हम बात करें, इससे हमें तो पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सेंट्रल में हम लोड लगाते हैं, पॉइंट लोड है, तो हमें पता है कि थीटा कितना हो जाएगा, PL3/48EI हो जाएगा। सॉरी, डेल्टा कितना हो जाएगा, PL3/48EI हो जाएगा। और थीटा कितना हो जाएगा, PL²/16EI, ठीक है, राइट। लेकिन अगर ये जो सेंट्रली लोडेड लोड है, इसको सेंट्रली लोडेड ना होकर सेंट्रिकली लोडेड हो गया, मतलब क्या है कि इसने सेंटर से थोड़ा हट के, मतलब इधर से ए डिस्टेंस पे और इधर से बी डिस्टेंस पे लग रहा है, तब थीटा और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब देखिए थीटा तो 2 हो गया, थीटा ए और थीटा बी। अब हमें पता है कि थीटा ए भी डिफरेंट होगा, थीटा बी भी डिफरेंट होगा, और डेल्टा भी 2 हो जाएगा। एक तो जहाँ लोड लग रहा है वहाँ का डेल्टा, डेल्टा अंडर द लोड, और एक वो डेल्टा होगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेल्टा की, ठीक है। तो देखिए वो सारी वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, जो डेल्टा ए होगा, राइट, जो डेल्टा ए मतलब थीटा ए जो होगा, मतलब जो ए पे थीटा बन रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P×AB L+B, मतलब अपोजिट वाला ऐड करना है, PAB L+B 6EIL हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम थीटा बी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू तो ये रहेगी PAB, बस L की जगह L प्लस क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला ऐड हो जाएगा, L+A/6EIL, यही सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। डेल्टा अंडर द लोड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, PA²B² 3EIL हो जाएगा, राइट। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, PA²B² अंडर रूट में 3EIL हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा अंडर द लोड। लेकिन जब डेल्टा मैक्स की बात करेंगे कि मतलब मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो P×B L² - B² की पावर 3/2/9√3EIL हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा मैक्स कितना होगा और डेल्टा अंडर द लोड कितना होगा, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अगली बात करते हैं कि जैसे कोई कर्व ऐसे बीम होती है, जैसे कई बार हमें क्वार्टर बीम दी रहती है और उस पर ऐसे लोड लगा है, फिर हमसे पूछ दिया कि इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इसका देखिए बहुत बेसिक तरीका है, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। अगर रेडियस आर है दोनों की, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये याद रखना है कि चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, PR³/EI तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, अगर उसने हमसे वर्टिकल पूछा, मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन या अपवर्ड डिफ्लेक्शन पूछा, तो उसमें π/4 आपको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। लेकिन अगर उसने हमसे हॉरिजॉन्टल पूछा तो उसमें 1/2 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे डेल्टा वी उसने हमसे पूछा तो PR³/EI तो रहेगा, उसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया, π/4। और जब हॉरिजॉन्टल पूछा तो PR³/EI तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 हो गया। तो ये आप दोनों वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि एरर रिमूव्स बाय रेसिप्रोकल लेबलिंग, ठीक है। तो कौन कौन से एरर हैं जो रेसिप्रोकल लेबलिंग रिमूव कर देता है, तो कर्वेचर एरर रिमूव करता है, रिफ्रैक्शन एरर रिमूव करता है, कॉलिमेशन एरर भी रिमूव करता है, लेकिन कौन सा एरर रिमूव नहीं करता है, पैरेलैक्स एरर रिमूव नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैरेलैक्स एरर रिमूव नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करें मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स, तो जैसे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हम बीम डालते हैं तो बीम में जैसे बार्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की हम बात कर रहे हैं। तो यानी क्या होगा, जो मैक्स एग्रीगेट साइज है उससे 5 mm ज़्यादा हो, या फिर मैक्स बार डाया, ठीक है, मतलब कि जो इनके बीच में जो एग्रीगेट आने वाला है उससे 5 mm ज़्यादा स्पेसिंग होनी चाहिए, या फिर जो ये बार है ना,
इनमें जो मैक्सिमम डाया है उसका होना चाहिए। तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स हो जाएगी हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और अगर वही बात करें वर्टिकल में, तो देखिए वर्टिकल में भी सारी कहानी लगभग सेम है कि मतलब ये जो लेयर्स होती हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए। तो 2/3 आप मैक्स एग्रीगेट साइज हो, या फिर मैक्स बार डाया हो, या फिर 15 mm तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये क्या है, इसमें मैक्सिमम लेना है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2/3 आप मैक्स एग्रीगेट साइज या मैक्स बार डाया या फिर 15 mm, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रीपिंग फ्लो। ये भी जल्दी ही के एग्जाम में आया था। क्रीपिंग फ्लो क्या होता है, वेरी स्लो मोशन इन एन इनफाइनाइट एक्सपेंस ऑफ विस्कस फ्लूइड, ठीक है। मतलब कोई विस्कस फ्लूइड है, उसमें बहुत ही स्लो जो मोशन होता है, तभी तो उसको क्रीप बोलते हैं। क्रीपिंग हो रहा है, बहुत धीरे 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 हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं कि ये इफेक्ट ऑफ इन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे ऐसे बीच बीच में पिलर बने हुए हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है। तो आप बहुत बेसिक फॉर्मूला है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L-0.1 N इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि N कैलकुलेट कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे कितने पिलर हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमें पिलर नहीं देखने हैं, हमें ये देखने हैं कि ये पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 कॉर्नर पॉइंट है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप फॉर्मूले में रखेंगे, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। फिर हम बात करें डायनेमिक हेड की। डायनेमिक हेड हमें पता है वेलोसिटी हेड को बोलते हैं, V²/2G हो जाएगा। और स्टैग्नेशन हेड कितना होता है, प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक हेड होता है, ठीक है। तो स्टैग्नेशन हेड क्या होता है, मतलब जो वेलोसिटी चल रही है वो रुक गई है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पूरा प्रेशर हेड में चली जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड प्लस V²/2G कर देंगे तो स्टैग्नेशन हेड कहलाएगा वो, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड की। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड है, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो सबसे ऊपर थिक्सोट्रॉपिक, फिर मिंगम प्लास्टिक, फिर रियोपैटिक, फिर स्यूडोप्लास्टिक, फिर न्यूटोनियन और डाइलाटेंट, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये ग्राफ में कई बार पूछ लेता है ABCD करके। फिर हम बात करते हैं देखिए एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टर्बुलेंट फ्लो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है कि यू मैक्स और यू एवरेज का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 + 1.33 अंडर रूट में एफ होता है, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो कितना होता है, 1 + 1.33 अंडर रूट में एफ। ये आप ध्यान रखिएगा, एफ क्या फ्रिक्शन फैक्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ऑब्जेक्टिव में टर्बुलेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्टली इसी फार्मूले पे बेस्ड होगा, ठीक है। फिर हम बात करें वेलोसिटी प्रोफाइल इन पाइप लेमिनार फ्लो के केस में कैसी होती है। तो हमें पता है वेलोसिटी प्रोफाइल का इक्वेशन क्या होती है, -1/4 म्यू del P / del x इंटू में R² - R², ठीक है। तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। और शेयर स्ट्रेस की बात करें तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू du/dy होता है। तो जब इसको करेंगे तो -R/2 इंटू del P / del x हो जाएगा। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो यानी शेयर स्ट्रेस लीनियर आ रहा है और वेलोसिटी कैसी आ रही है, पैराबोलिक आ रही है। तो हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे सेंटर पे क्या है, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ पे आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पैराबोलिक ऐसे हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ थी, आप याद रखते होंगे, ठीक है। फिर अगली चीज़ चलते हैं कि अगला कौन सा पॉइंट हमारा है। फिर अगला पॉइंट हमारा है कि हेगन पॉइजली इक्वेशन कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, हेगन पॉइजली इक्वेशन जो है वो पाइप फ्लो के केस में इस्तेमाल करते हैं और लेमिनार में। लोग इसको गलती से प्लेट वाले केस में लगा देते हैं। आपको याद रखना है कि पाइप लेमिनार फ्लो में लगाना है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू 32 म्यू U/L/ρg_d²। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, यू क्या है, मीन वेलोसिटी है, ठीक है। इसको कई बार सेंटर लाइन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप, लेकिन वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। फिर क्या है, ρg_d²। अब क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वही वैल्यू आप रख लेंगे, ठीक है। प्लेट के केस में क्या हो जाएगा, 12 म्यू U/L/ρg(h²) हो जाएगा। तो आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है कि प्लेट लेमिनार के केस में 12 म्यू U/L/ρg(h² हो जाएगा, और हेगन पॉइजली मतलब पाइप फ्लो के केस में 32 म्यू U/ρg(d² हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट आ गए होंगे। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है D/T वैल्यू। देखिए आपको पता है कि D/T वैल्यू स्पेसिफाइड है स्टेफनर लगाने के लिए गर्डर्स में, ठीक है। तो आपको बहुत इजीली पता है कि D/T अगर <85 है तो कोई स्टेफनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर अगली चीज़ है कि अगर <85 है तो क्या होगा, तो आप ट्रांसवर्स स्टेफनर प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। ट्रांसवर्स स्टेफनर और क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्टेफनर या फिर स्टेबिलिटी स्टेफनर, ठीक है। फिर अगली चीज़ है कि अगर D/T की वैल्यू 85 से 200 के बीच में आ गई तो हम क्या करेंगे, हम
इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर भी लगाएंगे। और अगर 200 से 250 वैल्यू आ गई तब क्या करेंगे, हम वर्टिकल स्टिफनर तो लगाएंगे ही, साथ में एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी लगाएंगे। फिर अगर वैल्यू 250 से 400 चली गई तो वर्टिकल स्टिफनर भी लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगाएंगे, और एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कहाँ लगाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही आता है कि वर्टिकल स्टिफनर एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर एंड नो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है 85, 85 से 200, 200 से 250, 250 से 400, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर अगर आपसे पूछ दे कि वर्टिकल स्टिफनर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है शियर वेब बकलिंग बचाने के लिए करते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर तो बेंडिंग बकलिंग बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर इफेक्टिव फ्लैंज एरिया का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील का डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है कि इफेक्टिव फ्लैंज एरिया हमसे पूछ देता है कि कंप्रेशन में इफेक्टिव फ्लैंज एरिया कितना हो जाएगा। तो AF प्लस AW/6, AF क्या है, फ्लैंज का एरिया है, और AW क्या है, वेब का एरिया है, ठीक है। और अगर वही टेंशन में पूछ दे तो AF प्लस AW/8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर बात करेंगे ब्रिक की जो क्ले प्रिपरेशन होती है वो कैसे, क्या क्या स्टेप होते हैं, तो अनसॉइलिंग करते हैं, सबसे पहले टॉप की लेयर की सॉइल हटाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सॉइलिंग बोलते हैं। उसके बाद हम खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं। फिर क्या करेंगे, उस मिट्टी को कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, उसमें अच्छे से धूप लगने देंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें जो चीज़ की कमी रहेगी उसको उसमें मिलाएंगे, ब्लेंडिंग कर देंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद उसको अच्छे से टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग कहाँ करते हैं, पग मिल में करते हैं, ताकि सारे कंपोनेंट्स उसके क्या हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था, डे 8 था। अभी हम जल्दी डे 9 का भी वीडियो ले आएंगे, ठीक है। और जो लोग अब मेरे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।